बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस का ग्रेड 12 का लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC है, उसका वीक 5 का हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले वीक में हमने पढ़ा था कि SDLC क्या है। SDLC हमारे पास बेसिकली एक मेथडोलॉजी है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम, एक मॉडल है जिसको फॉलो करके हम कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम बनाते हैं। आज हम हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस हैं उसको हम पढ़ेंगे। हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं, जिसको स्टेप्स भी कहा जाता है, स्टेजेस भी कहा जाता है, टोटल हमारे पास 10 हैं। और हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो कहलाता है, जो फेज कहलाता है, वो है डिफाइनिंग प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग, इसी तरह हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी, फोर्थ पे हमारे पास एनालिसिस, फिफ्थ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सिक्स पे हमारे पास डिज़ाइन, सेवन पे कोडिंग, एट टेस्टिंग या वेरिफिकेशन, नाइन पे डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, और टेंथ स्टेप फेज जो कि लास्ट स्टेप फेज है वो कहलाता है मेंटेनेंस या सपोर्ट। हमारे पास टोटल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फेजेस हैं वो हैं 10, लेकिन इस वीक में हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास टोटल 6 हैं, जिसमें हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे, कैसे हम प्लानिंग करेंगे, कैसे फिजिबिलिटी स्टडी, कैसे एनालिसिस होता है, कैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है और कैसे डिज़ाइन होता है। इन 6 स्टेजेस को, फेजेस को, स्टेप्स को आज हम इस वीक में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो सबसे पहला फेज है वो है डिफाइनिंग फेज। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आप किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। हमेशा हमारे पास, यूजर के पास, कस्टमर के पास कोई प्रॉब्लम होती है और उसी की सॉल्यूशन के लिए वो सिस्टम या वो कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है। हमारे पास अगर हम मिसाल लें, किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो डिफाइन करेगा इसे एक्यूरेटली। डिफिनीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके सॉल्यूशन में। अगर तो आपकी डिफिनीशन बिल्कुल ठीक है तो डिजायर्ड रिजल्ट भी ठीक होगा। हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है, जो भी सिस्टम, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होने जा रहा है, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उस डिफिनीशन में। कस्टमर, यूजर आपके पास आता है, कंपनी के पास आता है और वो डिफाइन करता है, तो वो एम्बिगुअस डिफिनीशन ना लेकर आए। वो डिफिनीशन जो आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेकर आएंगे, जिसको आप यूज करके आगे उसका प्रोडक्ट या डिजायर्ड सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे, वो उसी पे डिफिनीशन ऑफ दैट प्रॉब्लम पे रिलाई कर रहा है। सो हमारे पास अगर प्रॉब्लम की डिफिनीशन एक्यूरेट है, क्लियर है, तो हम डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर लेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर वो डिफिनीशन में कंफ्यूजन है तो चांस है कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसे, SDLC को फॉलो करके जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम दे रहे हैं, वो डिजायर्ड नहीं होगा, वो उसका मकसद नहीं होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो भी प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट और क्लियर होना चाहिए। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की, कि इसको हम डेवलपमेंट इसकी कर रहे हैं, स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की। एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सिस्टम है। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट डिफिनीशन जो है वो ये है हमारे पास कि स्टूडेंट की एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करनी है जो कि कवर करे तमाम वो एस्पेक्ट्स जो कि एग्ज़ाम लेने से लेकर एग्ज़ाम का रिजल्ट जनरेट करने तक हों, वो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करे। ये एक ज़्यादा खूबसूरत डिफिनीशन है जिसमें एम्बिग्विटी भी नहीं है, जिसमें हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम इस
डिफिनीशन को फॉलो करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट होगा, डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। इसलिए हमारे पास जो सबसे पहला फेज है, जो सबसे पहला स्टेप है SDLC का, जो कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं, तो नेक्स्ट फेज में हमारे पास है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में हमारे पास हम प्लान करते हैं। अगर हम प्लानिंग फेज की डिफिनीशन को देखें तो आप देखेंगे कि प्लानिंग फेज में हमारे पास तमाम ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं, देखा जाता है, कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया जाता है, कितनी कॉस्ट आएगी, कितने लोग यूज़ होंगे, किस लेवल के लोग यूज़ होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे। इन तमाम चीज़ों का एक प्लान बनाया जाता है। याद रखें, हमारे पास अच्छा जो एक सिस्टम डेवलप होता है, एक सॉफ्टवेयर जो बनता है, वो SDLC में प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है वो टाइम पे डिलीवर हो, तो आप अच्छी प्लानिंग करें। जब प्लानिंग आप अच्छी करेंगे तो आप वक्त से पहले ही तमाम खतरात से आगाह होंगे, तमाम टेक्नोलॉजी से आगाह होंगे, तमाम लोगों से आगाह होंगे कि कैसे किसको यूज़ करना है। सो हमारे पास प्लानिंग फेज में हम हर चीज़ों का एक एस्टिमेट भी ले लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रही हैं, कस्टमर क्या मांग रहा है, इसके लिए हम कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, किस लेवल के लोगों को यूज़ करेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी। ये तमाम चीज़ें हम प्लानिंग में देखते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल थी उसमें हम एक प्लानिंग जो करते हैं वो तमाम गोल्स देखते हैं और वो तमाम रिसोर्सेज का एस्टिमेट लगाते हैं, उन लोगों का एस्टिमेट लगाते हैं, उन चीज़ों का जो उसमें हम डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। थर्ड फेज हमारे पास फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में हमारे पास अगर इसका हम लफ्ज़ी मानी देखें तो वो है आसानी, सहूलत। इसमें हम एसेस करते हैं, चेक करते हैं तमाम वीकनेस और स्ट्रेंथ्स उस सॉफ्टवेयर की जो हमने प्रपोज किया है, जो हम बनाने जा रहे हैं, और फिर उसको कैसे हम सहूलियात के साथ, आसानियों के साथ डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचाएं, यानी उसे सॉल्व करें। इसमें हमारे पास टोटल जो इसके टाइप्स हैं वो 5 हैं। जो सबसे पहली है वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम देखते हैं टेक्निकली कितना सहूलत दे रहा है, कितनी आसानी है इस सॉफ्टवेयर में जो हम बनाने जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन में। यानी हमारे पास टेक्निकली हम देखें कि आया वो सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम वो टेक्निकली कितना साउंड है, कितना मजबूत है। हम ये भी देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, हम ये देखें कि वो हमारे पास स्पेस ऑक्युपाई करता है 2 GB और दूसरा सॉफ्टवेयर है उसी तरह का वो 500 MB, तो इसमें टेक्निकली जो फिजिबल है वो 500 MB वाला है। तो इस फिजिबिलिटी को हम चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, यानी हम चेक करें कि वो कितना सस्ता या कितना महंगा है। हमारे पास कोई कस्टमर आता है और वो एक सॉफ्टवेयर की डिमांड करता है, तो कोशिश यही होती है कि उससे एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक प्रपोज सॉल्यूशन, एक सिस्टम दिया जाए जो कि उसके लिए इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल हो। इसकी स्टडीज़ को देखा जाता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में कि जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, क्या उसमें अखराजात कम से कम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किस सॉल्यूशन में कम से कम है। इसी तरह थर्ड है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। जो भी वो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है उसमें ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, चाहे रीड ऑपरेशन है, चाहे राइट ऑपरेशन, चाहे स्टोरेज है, चाहे प्रोसेसिंग है, चाहे आउटपुट है, चाहे इनपुट है, जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं, जो इसके अलावा भी बहुत हैं, वो आसान है या मुश्किल। मिसाल के तौर पे हमने कोई फॉर्म डेवलप किया है उसमें, उस सॉफ्टवेयर में, और उस फॉर्म में हमने एक सबमिट की बटन को बनाया। अगर तो वो सबमिट का बटन आसानी से क्लिक होकर सबमिट फॉर्म कर देता है, इसका मतलब है ये सबमिट ऑपरेशन जो है ये ज़्यादा आसान है।
लेकिन अगर उसके बटन को ढूंढने में टाइम लगेगा, फिर उसको पहचानने में टाइम लगेगा, फिर उसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप करना पड़ेगा, सबमिट के बाद सबमिट करने के लिए कौन सा स्टेप करना पड़ेगा बटन को क्लिक करने के बाद, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है जो कि ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो हमें इसमें वो फिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं जितने भी, वो कितने आसान हैं। उसी प्रपोज सॉल्यूशन में जो हमारे पास जितने भी इसके सॉल्यूशंस आए होते हैं किसी प्रॉब्लम के, उसमें हम चेक करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल फिजिबिलिटी। चाहे हमारे पास एक सिस्टम है जो डेवलप होने जा रहा है, वो टेक्निकली भी फिजिबल है, इकोनॉमिकली भी फिजिबल है, ऑपरेशनली भी फिजिबल है, लेकिन वो लीगल नहीं है। चाहे वो उस मुल्क के लॉ में या उस शहर के या उस कंपनी के कानून में वो लीगल नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। सो हमें जो सॉल्यूशन देना होगा वो हमेशा लीगल हो, उसके तमाम लीगल एस्पेक्ट्स देखे जाएं, देखा जाए कि इलीगल एस्पेक्ट को भी चेक किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तमाम फिजिबिलिटीज देख लें और यस करने में अप्रूवल के लिए भेज दें और लास्ट में वो लीगल ना हो। इसी तरह स्केड्यूल जो कि मुख्तलिफ शेड्यूल्स को देखा जाता है, उसकी फिजिबिलिटी को भी इसमें स्टडी किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनालिसिस का फेज। एनालिसिस के फेज में हमारे पास प्रोजेक्ट टीम एंड यूजर से मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करती है। मुख्तलिफ सवालात करने के बाद, मुख्तलिफ सवालों के जवाबात जानने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको उनकी स्टडी करके, उनके पास्ट को पढ़ के, उन सब का एनालिसिस करने के बाद, उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसरिंग निकालने के बाद वो इस सोल्यूशन पे आता है, इस नतीजे पर आता है कि ये सोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है। वो सवाल किस तरह के हो सकते हैं? वो ऐसा सवाल भी हो सकता है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो उस बजट में हो सकता है। मिसाल के तौर पे उसके लिए हमारे पास हमने 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए के बजट में क्या ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर जो कि प्रपोज किया है हमने, जो कि हम चाहते हैं बनाना, वो बन सकता है नहीं? या वो रिसोर्सेज जो हमारे पास मौजूद हैं, जो सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप, जो जितने भी लोग हैं वो हमारे पास हैं, उससे हो सकता है नहीं हो सकता है? इससे इस क्वेश्चन को आंसर करना। इसी तरह क्या ये सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं क्या ये उस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करेगा या नहीं? यानी हो सकता है उससे पहले जो सॉफ्टवेयर था और ये वो एक ही जैसे हो तो फिर फ़ायदा ही नहीं। सो क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है? नहीं। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सवालात के जवाबात होना ज़रूरी हैं जो कि इस एनालिसिस में किए जाते हैं। उन सवालों के जवाब देने से एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज है, वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारे पास किसी यूज़र की एक्सपेक्टेशन उस नए सिस्टम या उस मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर के बारे में। हमारे पास इसमें 3 टोटल, जो इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स में हमारे पास सबसे पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो कि सबसे पहला पार्ट है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें हमारे पास कस्टमर से एक मीटिंग अरेंज की जाती है और मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फीचर्स हैं, उनके डिमांड, उसके एनालिसिस के बारे में जाना जाता है। इसमें हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स होंगे जो कि आगे पढ़ेंगे। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। यानी जितनी भी हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं उसकी, इस सॉफ्टवेयर के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो वैलिड हैं या नहीं, वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। बार बार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती, जो कि वैलिड ही नहीं होती। सो हम इस रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में ज़्यादा जो कंसर्न है
जो कि सर्टिफाई करता है तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटेंशंस को। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो है वो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। यानी अभी जो सॉफ्टवेयर हमने प्रपोज कर दिया वो सिस्टम में तो चल रहा है, उस मौजूदा हालात में तो चल रहा है, लेकिन आगे हालात क्या बनते हैं? आगे हो सकता है आज विंडोज 10 है, फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद 3 साल बाद वहां पे कोई और विंडो आ जाए, कोई और सिस्टम आ जाए, होलोग्राफिक सिस्टम आ जाए, तो क्या वो सिस्टम, वो प्रपोज सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं, क्या उसमें मज़ीद गुंजाइश होगी उस सॉफ्टवेयर को सरवाइव करने के लिए? कोई न्यू रेगुलेशन जो होंगी, जो जितनी भी हमारे पास हैं, उन तमाम हालात के बारे में रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में है, सबसे पहली है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? किसी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी। देखें, मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सिस्टम, उसका काम है रिजल्ट कार्ड प्रोड्यूस करना, मार्क्स एंटर करना, उसके ग्रेड्स निकालना, उसका पास फेल, ये सारी इसके फंक्शंस हैं। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहलाती हैं। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास मस्ट होती है उस सॉफ्टवेयर में। सेकंड जो है वो हमारे पास है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास, ये फंक्शंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये फंक्शंस के बारे में नहीं कह रहा कि आया हमारे पास वो रिजल्ट डिस्प्ले करता है नहीं करता, वो पास फेल का बताता है नहीं बताता, वो परसेंटेज दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, वो ग्रेड्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, वो टोटल मार्क्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। इन फंक्शंस में नहीं, वो ये दिखाता है, वो ये रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर में कि कितना अच्छे तरीके से वो ग्रेड्स दिखाता है, कितने अच्छे तरीके से वो पास फेल का बताता है, कितने अच्छे तरीके से वो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है जो कि उस प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम में होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आ जाता है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हमने ये कहा था कि इट इज concerned with examining the requirements to certify that they meet the intentions of the stakeholders। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमने पीछे भी पढ़ा था, होते हैं हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट में, जिसमें से हम मिसाल के तौर पे कहते हैं एक एंड यूज़र है। ये सॉफ्टवेयर जो हमने बनाने जा रहे हैं, एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं SDLC को फॉलो करके, वो इतना सर्टिफाई कर दे कि जितना भी वो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एक एंड यूज़र भी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, वो वैलिड है। यानी सॉफ्टवेयर हमारे पास डेटा लेता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो डेटा ले रहा है, उसने डेटा मार्क्स मांगे इन डिजिट्स, और आप मार्क्स एंटर कर रहे हैं जो कि वैलिड है इन डिजिट्स। मार्क्स हमेशा डिजिट्स में होंगे। आप उसको एंटर कर रहे हैं ABC के ज़रिए। ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये वैलिड है कि मार्क्स के ज़रिए। इनवैलिड क्या होगी कि आपने उससे मार्क्स ABC में डाले। सो हमारे पास यूज़र, एंड यूज़र जो भी हो, वो मार्क्स एंटर करेगा जो रिक्वायर्ड हैं, वैलिड रिक्वायरमेंट जो है वो। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में होता है, इसको चेक किया जाता है।
इसके बाद है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, जो पीछे भी हमने पढ़ा। इट नीड्स टू गैदर न्यू रिक्वायरमेंट्स, नई नई किस्म की रिक्वायरमेंट्स। यानी सॉफ्टवेयर आज तो 3000 स्टूडेंट का डेटा एंटर कर देता है, 2 साल बाद 3000 से 10,000 हो गए। तो उस सॉफ्टवेयर में इस नए हालात के मुताबिक भी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ताकि वो 3000 से फिर 10,000 को भी मैनेज कर सके। नए हालात के मुताबिक जो भी न्यू रेगुलेशंस आती हैं, जो न्यू एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी स्टेक होल्डर की, किसी यूज़र की, उसको भी वो मैनेज कर सके। इसको हम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास फेज 6 है डिज़ाइन, जो कि आज का इस वीक का हमारे पास लास्ट फेज है। इसमें हमारे पास हम डिज़ाइन करते हैं एक प्रपोज सोल्यूशन को। अब सोल्यूशन बन गया, सोच लिया गया, तमाम प्रपोज सोल्यूशन पर एनालिसिस कर लिया गया, उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, प्लानिंग हो चुकी थी। अब उसके बाद उसका डिज़ाइन फेज़ है। डिज़ाइन फेज़ में हम उसकी फ्लो ऑफ डेटा चेक करते हैं, कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, उस पर क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, लॉजिकल सीक्वेंस क्या चल रही है उन तमाम की, और आखिर में वो रिज़ल्ट क्या दे रहा है। ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स के ज़रिए, यानी डिज़ाइन में अगर हम मज़ीद देखें तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम का और दूसरा स्ट्रक्चर है फ्लो चार्ट का। अगर हम एल्गोरिथम को देखें तो एल्गोरिथम हमारे पास, इसकी अगर हम डिफिनीशन को देखें तो वो है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी हमें प्रॉब्लम है, चाहे वो डेली लाइफ में है, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड में है, चाहे हम कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, अगर हम उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा। और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को सबसे पहले उसका एल्गोरिथम बनाया जाता है। उस स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को, जिसको आसानी से समझ सकता है यूज़र भी और पूरी टीम समझ सकती है, वो एल्गोरिथम है। हमारे पास एल्गोरिथम में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे पास, अगर हम एक एग्जांपल लें जो कि हमारे पास शुरू से चली आ रही है, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की, कि हमने कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और उसमें हम देखना चाहें कि परसेंटेज मार्क्स को इंटर करके या परसेंटेज मार्क्स के रीड करके जो उससे हमारे पास स्टूडेंट का रिजल्ट निकलता है वो क्या है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आता है हमारे पास उसका सोल्यूशन। तो हम देखते हैं सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास एल्गोरिथम में होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है। पहला स्टेप स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप हमेशा एंड या स्टॉप होगा। सो हमारे पास सबसे पहला स्टेप आया स्टार्ट। इसी तरह हमारे पास दूसरे स्टेप में रीड मार्क्स, कोई भी मार्क्स है 50, 40, 60, 70, 80, 37, जितने भी मार्क्स हैं उसको रीड किया गया। तीसरे स्टेप में उसकी चेकिंग होती है, आया मार्क्स ग्रेटर है 40 से, इक्वल हैं, लेस हैं। अगर तो ग्रेटर है तो कहता है क्या करो, प्रिंट करो हमारे पास क्या, पास। हमारे पास पास प्रिंट करें अगर तो ग्रेटर है। लेकिन अगर वो लेस है तो फिर क्या करें, फेल प्रिंट करें। यानी अगर वो ग्रेटर नहीं है तो फिर एल्स पार्ट पे आ जाएगा, वो फेल प्रिंट कर देगा और फिर लास्ट में एंड कर देगा। ये तो हमारे पास एक एल्गोरिथम था उस फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी एल्गोरिथम की, यानी तस्वीरी शक्ल है किसी एल्गोरिथम की। इंसान की फितरत है कि हमारे पास इंसान जो है वो अल्फाज से ज़्यादा तस्वीरी सोल्यूशन को समझ सकता है। तस्वीरी या आप कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है एल्गोरिथम की, वो आसान है समझने के लिए, जो कि फ्लो चार्ट है बनिस्बतन एल्गोरिथम के। इसीलिए एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया जाता है किसी भी फ्लो चार्ट में, उसके फ्लो चार्ट में, उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। इसमें हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं जो कि हमारे पास स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास इस टेबल में जो सिंबल बने हुए हैं, इसमें सबसे पहला सिंबल है ओवल शेप, जो कि टर्मिनल सिंबल कहलाता है। ये स्टार्ट और एंड के लिए, जैसे एल्गोरिथम का स्टार्ट और एंड होता है, इसी तरह फ्लो चार्ट का भी स्टार्ट और एंड होता है। उस स्टार्ट और एंड को इस सिंबल यानी ओवल शेप के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज होता है। इनपुट हमारे पास हो सकते हैं मार्क्स 20, ठीक है। इसी तरह इनपुट ए,
ये हमारे पास है आउटपुट में प्रिंट पाकिस्तान, ये हमारे पास आउटपुट जो कि पैरेललोग्राम सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। इसी तरह थर्ड जो है वो हमारे पास किसी चीज़ की प्रोसेसिंग को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जो कि कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ F = ma, जो कि फिजिक्स का एक फोर्स का फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास फ्लो लाइन है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो लाइन, फ्लो ऑफ डेटा, या आप कह सकते हैं कि एक सिंबल से दूसरे सिंबल की तरफ जो कनेक्शन बन रहा होता है वो किसके ज़रिए बन रहा होता है, फ्लो लाइन के ज़रिए। फ्लो लाइन का जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किस तरफ जा रहे हैं, और फ्लो लाइन की जो टेल है वो कहाँ से आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है डिसीजन सिंबल, जिसको डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे चेक किया जाता है ट्रू फॉल्स, यस नो, ये सारी चीज़ें डिसीजन सिंबल में चेक की जाती है। जहाँ पे डिसीजन लेनी होती है वहाँ पे इस डायमंड शेप को यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास है कनेक्टर सिंबल, जो कि एक स्मॉल सा सर्कल है, जो कि दो एल्गोरिथम के हिस्सों को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, या किसी भी दो एल्गोरिथम्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास यहाँ तक हमारे पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स थे। आगे हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, समझेंगे, तो हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल पीछे से आ रही थी, जो हम शुरू से ही चला रहे थे, स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिसमें हमने एल्गोरिथम भी बताया कि ये सोल्यूशन है, कैसे किसी स्टूडेंट का मार्क्स रीड होते हैं, फिर उसके बाद उसके चेक होते हैं कि आया वो 40 से ग्रेटर हैं तो या इक्वल हैं तो वो प्रिंट करे पास, अगर उससे लेस हैं तो वो प्रिंट करे फेल। उसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया गया है कहाँ पे, इस फ्लो चार्ट में। इस फ्लो चार्ट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, और उसके कन्वर्जन में हम शुरू में ही पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास एक फ्लो चार्ट शुरू होता है। हमने शुरू में ही कहा था टर्मिनल सिंबल सबसे पहला है स्टार्ट, ओवल शेप में हमने इसे लिखा हुआ है स्टार्ट, जो कि बता रहा है कि ये टर्मिनल सिंबल है। हमने कहा था कि जिस तरह एल्गोरिथम के टर्मिनल्स हैं दो, स्टार्ट और एंड, या स्टार्ट और स्टॉप, इसी तरह फ्लो चार्ट के भी स्टार्ट और एंड या स्टार्ट और स्टॉप हैं, जो कि रिप्रेजेंट किए जाएंगे टर्मिनल सिंबल से। उसके बाद हमारे पास पहली फ्लो लाइन जो कि स्टार्ट से आ रही है, कहाँ, किसकी तरफ एरो हेड है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी जो कि हमारे पास इनपुट आउटपुट सिंबल है, इसमें इनपुट किया हुआ है हमने मार्क्स को, कि वो मार्क्स रीड करे, मार्क्स रीड करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्लो होगी डिसीजन की तरफ, वो मार्क्स चेक किए जाएंगे, डिसीजन ली जाएगी कि वो ग्रेटर हैं 40 से, इक्वल हैं या नहीं हैं या नहीं, इसकी डिसीजन ली जाएगी। डेफिनेटली अगर डिसीजन ली जाएगी तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये बात सच होगी या नहीं होगी, यानी या यस होगा या नो होगा। अगर तो यस होता है, मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 40 के, तो राइट साइड पे हो जाएगा यस पर, और आपको प्रिंट कर देगा, यानी मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 40 से, तो वो कहता है यस, तो वो प्रिंट कर देगा पास। ठीक है। अगर तो ऐसा नहीं है, मार्क्स ग्रेटर नहीं है और ना ही इक्वल है 40 के, कम है, नो, यानी वो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40, ये नहीं है, तो फिर क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा एरो नो पर और लिख देगा आउटपुट में प्रिंट फेल। आप देख सकते हैं प्रिंट फेल और प्रिंट पास दोनों को हमने एक आउटपुट, इनपुट आउटपुट शेप जो कि पैरेललोग्राम है उसमें लिखा हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये आउटपुट है। और उसके बाद प्रिंट फेल कर दिया या प्रिंट पास कर दिया, अब एल्गोरिथम ने स्टॉप होना है, एंड होना है, तो एक जानिब से प्रिंट फेल से एरो आती है और एंड हो जाता है, और दूसरी तरफ प्रिंट पास से आप एरो को कनेक्ट कर सकते हैं एंड के साथ, और इस तरह एल्गोरिथम एंड हो जाता है। लेट्स सपोज हम एक मार्क्स रीड करते हैं, स्टार्ट हुआ, रीड मार्क्स किया, लेट्स सपोज मार्क्स हैं 50। अब अगर मार्क्स 50 हैं तो 50 इज ग्रेटर और इक्वल टू 40, डेफिनेटली 50 इज ग्रेटर, यस ग्रेटर है, ये ट्रू हो गया, यस, यस पे वो आएगा, प्रिंट कर देगा पास, और फिर
एंड पे चला जाएगा और एल्गोरिथम टर्मिनेट हो गया। इसी तरह दोबारा से हम इसको चलाते हैं, स्टार्ट रीड मार्क्स। अब मार्क्स हैं 30 में हमारे पास 30 इज ग्रेटर और इक्वल टू 40। नो, ये ट्रू नहीं है, नो। यस पे नहीं जाएगा, नो पे आएगा, प्रिंट कर देगा फेल और नीचे आके एंड कर देगा, यानी टर्मिनेट कर देगा इस फ्लो चार्ट को। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी मार्क्स हैं उसको इस मैकेनिज्म पे चलाया जाता है और रिजल्ट जनरेट किया जाता है। सो ये हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल थी इसको समझने के लिए कि कैसे हमारे पास एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो कि डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट, वो कैसे हमारे पास मार्क्स लेकर उसको चेक करके उसके ऊपर डिसीजन लेता है कि वो पास है या फेल है। उसका हमने एल्गोरिथम को डिज़ाइन भी किया, देखा और फिर उसके बाद उसके फ्लो चार्ट पे भी हम गए। सो हमारे पास यहाँ तक तो था आज के इस वीक लेक्चर, यानी आज हमने जो फेजेस पढ़े हैं वो 6 थे। SDLC के जो हमारे पास आज के फेजेस थे वो हमारे पास क्या थे, 6। इसमें सबसे पहला फेज था डिफाइनिंग, दूसरा था प्लानिंग, तीसरा फिजिबिलिटी, चौथा एनालिसिस, पांचवा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और लास्ट जो था वो डिज़ाइन था। इसके बाद बाकी जो हमारे पास स्टेप्स और फेजेस बचते हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर को सुनने से पहले, देखने से पहले आप ज़रूर नेक्स्ट जो फेजेस हैं उसको एक दफ़ा रीड करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपके पॉइंट्स हैं वो अपने पास नोट करें और उसको यहाँ पे समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।